वेलकम स्टूडेंट, एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और बात करेंगे आज इस वीडियो में क्लास 11th की बात करेंगे। आर्ट्स सब्जेक्ट की आर्ट्स सब्जेक्ट में हम बात करेंगे ज्योग्राफी की। ठीक है, पाठ संख्या 6 की शुरुआत की थी पिछले वीडियो में। भू आकृतिक प्रक्रियाओं के संबंधित हमने तल संतुलन के बारे में पढ़ा था। तल संतुलन के बारे में ठीक है, तल संतुलन के बारे में पढ़ा था। तो आज उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो हमने देखा था कि अलग अलग जो अंतर्जनित शक्तियाँ हैं उसकी वजह से भागों का धरातल का जो भाग है ऊपर उड़ता है, उनका निर्माण होता है। और बहिर्जनित जो प्रक्रिया हैं वो क्या करते हैं, वापस उनको समतल करते हैं, बराबर करते हैं। कभी ज़्यादा नहीं कर पाती या सपूर्ण रहती हैं, अतः भिन्नता तो बनी रहती हैं, क्योंकि अंदर से चीज़ें बाहर निकलती हैं और ऊपर से चीज़ें कम धरातल समतल हो पाती हैं, तो बराबर नहीं हो पाती, जिसे ऊबड़ खाबड़ ऊंचा वस्तु पाया जाता है। ये जब तक बहिर्जनित एवं अंतर्जनित बलों के विरोधात्मक कार्य चलते रहेंगे। सामान्य अंतर्जनित बल मूल रूप से भू आकृति निर्माण करने वाले बल हैं और बहिर्जनित प्रक्रिया मुख्य रूप से भूमि विघर्षण बल होते हैं। जो अंतर्जनित बल हैं, मैंने कल बलों के बारे में बताया था कि जो आंतरिक बल हैं वो तो क्या करेंगे, वो तो भू आकृति का निर्माण करेंगे, भू आकृति का निर्माण करेंगे। और जो बाह्य बल हैं, बहिर्जनित बल हैं, वो क्या करते हैं, भूमि से विघर्षण बल होती है। उनका काम है भूमि को विघर्षण करना, भूमि साथ में घर्षण बल उत्पन्न करना। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें अपन आगे, तो भूतल संवेदनशील हैं। जो भूतल है, जमीन का जो तल है वो क्या है, संवेदनशील है। ठीक है, संवेदनशील हैं और मानव अपने निर्वाह के लिए इन भूतल का उपयोग करता है। जमीन के ऊपर वाले भाग पर निर्भर रहता है और इसका व्यापक और सघन उपयोग करता है। मुख्य रूप से लगभग सभी जीव धरातल का उपयोग करते हैं। तो सभी जीवों का धरातल के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है। अनुवाह का मतलब होता है सस्टेन का मतलब होता है कि उसके निर्माण में, उसके चलने में, उसकी प्रकृति में हमेशा सभी जीवों का अपनी अपनी भूमिका होती है। तो अनुवाह भूमि के पर्यावरण के या भूमि के पर्यावरण के अनुवाह में योगदान होता है, उसके चलने में, जिसको कहते हैं सस्टेन। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और देखें तो मनुष्य ने संसाधनों का अत्यधिक दोहन शुरू कर दिया है, काफ़ी समय से कर रहे हैं और हमें इनका उपयोग करना चाहिए। किंतु ऐसा नहीं है कि हम भूमि संसाधनों का इस ढंग से उपयोग करें कि बस ये ख़त्म हो जाएं और आने वाले लोग हैं वो देख नहीं पाएँ, उनका उपयोग कर नहीं पाएँ, संभावनाएं ख़त्म हो जाएं। धरातल के अधिकांश भाग को बहुत लंबी अवधि में आकार प्राप्त हुआ है। मतलब धरातल के ऊपर जो आकार मिला है कि ऊबड़ खाबड़ हैं, इस प्रकार की बनावट हैं, इसको बनने में काफ़ी समय लगे हैं, सैकड़ों हज़ारों वर्ष लगे हैं। काफ़ी समय के बाद में ये आकार मिला है धरातल का, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। और मानव द्वारा इनके उपयोग, दुरुपयोग और कुउपयोग के कारण इनकी संभावनाएं बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रही हैं, कम हो रही हैं। मानव के उपयोग या दुरुपयोग या कुउपयोग की वजह से धरातल की कुछ जो प्रतिक्रिया हैं उनमें कमी हो रही है। और उन प्रक्रियाओं की वजह से जिन्होंने धरातल को अलग अलग आकार दिया है वो अभी भी दे रही हैं। उन पदार्थों की प्रकृति जिनसे ये निर्मित हुई है वो समझ लिया जाएंगे कि निश्चित रूप से मानव उपयोग जनित हानिकारक प्रभाव कम करने और भविष्य में उनके संरक्षण हेतु आवश्यक उपाय किए जाने चाहिए।
मतलब धरातल की जो आकृति बनी है, मानव उन भूतल का उपयोग करके अलग अलग चीज़ों का उपयोग कर रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है अधिक से अधिक, जिससे भू आकृतियों में प्रतिक्रियाओं में अलग अलग रूप से परिवर्तन होता जा रहा है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगर बात करें हम भू आकृतिक प्रतिक्रियाओं की, तो किस प्रकार से भू आकृतिक प्रतिक्रिया है, तो हमारी हेडिंग हो जाएगी भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं। भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं जिसको कहते हैं इंग्लिश में जियोमॉर्फिक प्रोसेस। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाओं को। तो अगर हम बात करें भू आकृतिक प्रक्रियाओं की, तो धरातल के पदार्थों पर अंतर्जनित और बाह्यजनित बल की वजह से, भौतिक दबाव की वजह से, रासायनिक प्रक्रियाओं की वजह से क्रियाओं के कारण भूतल के विन्यास में परिवर्तन को ही हम भू आकृतिक प्रतिक्रियाएं कहते हैं। तो समझना है कि भू आकृतिक प्रतिक्रिया की परिभाषा क्या है, किसे कहते हैं भू आकृतिक प्रतिक्रिया। मतलब जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस किसे कहते हैं, तो अंतर्जनित बल और बाहरजनित जो बल हैं, मैंने कौन से बल बताएं, अंतर्जनित यानी अंदर वाली जो गर्मी है, अंदर की जो ताप में है, अंदर का जो दबाव है, और बहिर्जनित बल मतलब बाहर का जो वातावरण का दबाव है, टेम्परेचर है, सूर्य की ऊर्जा है। तो बाहरजनित मतलब बहिर्जनित और अंतर्जनित बल की वजह से भौतिक दबाव और रासायनिक क्रियाओं के कारण भूतल में जो परिवर्तन हो रहा है उसके विन्यास में, उसके आकार में, उसी को कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रियाएं। क्या कहते हैं उसको, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। बात समझ आएगी ना, भू आकृतिक प्रक्रियाएं क्या होती है। तो जैसे मान लो ये धरातल है, बाहर के दबाव की वजह से, बाहर के टेम्परेचर की वजह से, बाहर की ऊर्जा की वजह से, अंदर की ऊर्जा की वजह से, अंदर के तापमान की वजह से, अंदर के दबाव की वजह से भू आकृति में जो परिवर्तन हुआ है, आंतरिक बल और बाहरी बल की वजह से भूतल में, अब बाहर के बल से क्या होगा, भौतिक दबाव होगा और रासायनिक क्रिया होगी। तो रासायनिक क्रिया या भौतिक दबाव की वजह से भूतल में जो उसके विन्यास में, उसके आकार में, उसके स्वरूप में जो परिवर्तन हुआ है, उसको कहते हैं भू आकृतिक प्रक्रिया। क्या कहते हैं उसको, भू आकृतिक प्रक्रिया। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो जो पटल विरूपण है एवं जो ज्वालामुखीता है वो अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया है। पटल विरूपण जिसको कहते हैं, इंग्लिश में बात करें इसको कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, और ज्वालामुखीता तो वोल्केनिज्म। दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम भू आकृतिक प्रक्रियाओं में अंतर्जनित आकृतियों की बात करें, अंतर्जनित भू आकृतिक प्रक्रिया की बात करें, तो आता है पटल विरूपण, एक आता है ज्वालामुखीता। क्या आती है, ज्वालामुखीता। इसका मतलब यह कि पटल विरूपण को इंग्लिश में कहते हैं डायस्ट्रोफिज्म, और ज्वालामुखीता को कहते हैं वोल्केनिज्म। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं जिनकी मैंने बात की हैं, ये दोनों कौन सी प्रक्रिया हैं, अंतर्जनित प्रक्रिया है, अंतर्जनित भू आकृति प्रक्रिया है। कौन कौन सी बताई मैंने आपको, पटल विरूपण। अब बात करेंगे पटल विरूपण क्या होता है, वो भी पढ़ेंगे, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम ज्वालामुखीता क्या है, उसकी भी बात करेंगे। तो अंतर्जनित प्रक्रिया और बहिर्जनित प्रक्रियाओं की हम विस्तार से आगे बात कर रहे हैं कि आंतरिक बल
की वजह से किस प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं और बाहर के बल की वजह से किस प्रकार की भू आकृतियाँ बनती हैं, तो उनकी बात करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ये जो भू आकृतिक ज्वालामुखीता है, वोल्केनिज्म है या पटल विरूपण है, तो इससे पहले की इकाई में संक्षिप्त में हमने देखा है कि अपक्षय और व्रतसरण, अपर्दन और निक्षेपण बहिर्जनित रूप आकृतियाँ हैं। ठीक है, तो अगर हम बहिर्जनित आकृतियों की बात करें भू प्रतिक्रियाओं में, किसकी बात करें, बहिर्जनित, तो वो कौन कौन सी हैं? एक तो है अपक्षय, कौन सी है? अपक्षय। एक है व्रत क्षरण, तो व्रत क्षरण जिसको कहते हैं मास वास्टिंग। ठीक है, मास वेस्टिंग हो गया। एक है अपर्दन और निक्षेपण जिसको कहते हैं डिपोजिशन। ठीक है, तो भू आकृति प्रक्रिया क्या होती हैं कि आंतरिक बल की वजह से और बाहर की बल की वजह से जो भौतिक दबाव या जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, जिसे भूतल में कुछ परिवर्तन होता है, उसको भू आकृतिक प्रक्रिया कहते हैं। भू आकृतिक प्रक्रिया क्या होगी है कि बाहर के बल की वजह से, अंदर के बल की वजह से भौतिक दबाव और रासायनिक प्रक्रियाओं के कारण जो भूतल में जो परिवर्तन होता है, उसके भौतिक स्वरूप में, इसको विन्यास में जो परिवर्तन हमें दिखाई देता है, वो भू आकृतिक प्रक्रिया है। अब वो दो प्रकार की है, अंतर्जनिक हो गया, बहिर्जनित हो गया। अंतर्जनित यानी अंदर किस प्रकार की आकृतियाँ परिवर्तित होती हैं, किस प्रकार के अंदर की वजह से आकृतियाँ बनती हैं, तो वो दो प्रकार, उसमें दो चीज़ें हैं। पटल विरूपण हो गया जिसको डायस्ट्रोफिज्म कहते हैं और ज्वालामुखीता वोल्केनिज्म कहते हैं। बहिर्जनित यानी बाहर से किस प्रकार, जब बाहर के बल लगेंगे तो किस प्रकार भू आकृतियाँ प्रक्रिया होगी, वो होता है एक तो अपक्षय, व्रत क्षरण और जिसको मास वेस्टिंग कहते हैं। मास वेस्टिंग के अलावा अपर्दन, निक्षेपण जिसको डिपोजिशन कहते हैं। तो अब इनकी विस्तार से बात करेंगे, किस प्रकार की प्रक्रिया है, भू आकृति प्रक्रिया होती रहती हैं। ठीक है, तो वो भी हम समझेंगे, तो इनका बात करते हैं विस्तार से। अगर मैं आपको बात करूं कि प्रकृति के किसी भी बहिर्जनित तत्व, प्रकृति का बहिर्जनित तत्व का मतलब बाहर के जो तत्व हैं, बहिर्जनित तत्व कौन कौन से हैं, तो जल है, वायु हवा है मतलब, और हिम। ये जो तत्व हैं वो बहिर्जनित हैं। कौन से जनित हैं? बहिर्जनित तत्व हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, धरातल के पदार्थों का अधिकरण तथा परिवहन करने में सक्षम है, कि ये धरातल को परिवर्तन करने में, धरातल को चेंज करने में, एक जगह से दूसरी जगह पर ज़मीन को खिसकाने में, भू आकृतिक परिवर्तन करने में ये सक्षम है। इसलिए इनको हम भू आकृतिक कारक कहते हैं। ये सारे क्या हैं? भू आकृतिक कारक हैं। क्या हैं? भू आकृतिक कारक। क्यों कहते हैं भू आकृतिक कारक? क्योंकि ये बहिर्जनित कारक हैं, जल, वायु, हिम, जिसे भू आकृति में परिवर्तन होता है। इनकी वजह से ये जो बहिर्जनित तत्व हैं, जो पदार्थों का अधिग्रहण करते हैं, मतलब उसको ग्रहण करते हैं, उसको ले जाते हैं अपने साथ में, उसको परिवर्तन करते हैं उसमें, तो उनको कहते हैं भू आकृतिक कारक। तो ऐसी चीज़ें, ऐसी तत्व जो भू आकृति बनाने में, भू आकृति परिवर्तन में, भू आकृति बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, वो कारक हैं ये। तो बहिर्जनित में कौन से हैं? जल की वजह से क्या आकृतियाँ बनेगी, वायु से कौन सी आकृतियाँ बनेगी, और हिम से किस प्रकार की आकृतियाँ बनेगी। मतलब जब प्रकृति के तत्व ढाल प्रवणता के कारण गतिशील हो जाते हैं, तो पदार्थों को हटाकर ढाल के सारे ले जाते हैं और निचले भागों में निक्षेपित कर लेते हैं, मतलब जमा लेते हैं। तो भू आकृतियाँ, भू प्रक्रियाएँ तथा भू आकृतिक कारक, विशेषकर बहिर्जनित को देखें तो वो उसके अलग अलग स्वरूप में
परिवर्तित होता रहता है। इस बात को आप ऐसे समझो कि जैसे मैंने आपसे सामने कहा है कि जैसे मान लो पर्वत हैं, बारिश की वजह से, वायु की वजह से और यहाँ पर जल की वजह से ये जो पानी नीचे आ रहा था, तो वो अपने साथ में क्या है कि जो भी इनके सामने आ रहा था, इसके मार्ग में ढाल है, तो तेज़ गति आने की वजह से इसके आसपास में जो भी पदार्थ थे वो भी इनके साथ में गतिशील हो गए और ये भी अपने साथ में इनको उठाकर यहाँ जमा कर दिया, इनको सब पदार्थों को यहाँ जमा कर दिया। और जमा कर दिया इसको कहते हैं निक्षेपित कर दिया। क्या कर दिया? निक्षेपित कर लिया। ढाल के सारे इन पदार्थों को हटाया, इन्होंने लेकर आया ये पानी, जो भी गतिशील जो तत्व है, कारक हैं, तो निक्षेपित कर देते हैं। क्या कर लेते हैं? निचले शहरों में, निचले भागों में ये निक्षेपित कर लेते हैं। और बात करें कि जो भू आकृति प्रक्रिया है और जो भू आकृति कारक है, विशेषकर बहिर् जनित, तो यदि स्पष्ट रूप से अलग अलग न कहा जाए तो इन्हें एक ही समझना होगा, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं, भू आकृति प्रक्रिया या भू आकृति कारक। क्योंकि भू आकृति कारक हो या भू आकृति प्रक्रिया, दोनों एक ही हैं। जैसे मैंने आपको उदाहरण कहा कि ढाल की वजह से पदार्थों को यहाँ लाकर जमा कर दिया है, इनके सारे निक्षेपित कर लिया है, तो एक रूप से देखें तो दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा एक प्रक्रिया, एक बल होता है, एक प्रक्रिया होती है, वो एक प्रकार का बल ही होता है। मैंने कहा कि प्रक्रिया हो रही है, एक बल हो रहा है, जो धरातल के पदार्थों के साथ साथ में अनुप्रयुक्त होने पर प्रभावी हो जाता है। एक प्रकार का जो बल है, जो प्रक्रिया है, जो धरातल के साथ में, पदार्थ के साथ में अलग अलग रूप से उसके साथ में यूज होने की वजह से उसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक कारक मतलब एक एजेंट। एक कारक या एक एजेंट, एक गतिशील माध्यम। ये जो कारक हैं, जो मैंने जल वायु कहा है, वो अगर वो गतिशील माध्यम है, जैसे मतलब बहता हुआ जल, तो उसको कह सकते हैं प्रवाहित जल, हिमानी, हवा, लहर और धाराएं, ये सब क्या है? गतिशील माध्यम है, एक कारक है, जो धरातल के पदार्थों को हटाते हैं, ले जाते हैं, अलग जगह पर निक्षेपित कर लेते हैं। इस प्रकार से क्या होता है? प्रवाहयुक्त जल, भूमिगत जल या हिमानी या हवा, लहर, धाराओं, इन सब की वजह से भू आकृतिक चीज़ें बनती हैं और इनको भू आकृतिक कारक कहा जा सकता है। तो एक प्रकार से हम देख सकते हैं कि प्रक्रिया एक बल का काम करती है और जो कारक हैं, जो गतिशील माध्यम हैं, जैसे हवा हैं, वो एक जगह दूसरी जगह जाती हैं। हवा, पानी वगैरह, लहरें, धाराएं हैं, वो अपने साथ में पदार्थ को हटाती रहती हैं, पदार्थ को हटाती हैं, अपने साथ में ले जाती हैं और निक्षेपित करती हैं, जिससे अलग अलग आकृतियाँ बनती है, भू आकृतियाँ। और हम इसको कह सकते हैं कि ये सभी कारक हैं, भू आकृति कारक हैं, हिमानी, हवा, लहरें वगैरह। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो भू आकृतिक के बारे में और भू आकृतिक प्रक्रियाओं के बारे में, कारक के बारे में हमने देखा कि कारक क्या होता है। तो इन कारकों की वजह से जो आकृतियाँ बनी हो, जो प्रक्रिया हुई है, वो भू आकृतिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है, काफ़ी बल इस पर काम करते हैं। ठीक, तो बात करें कि गुरुत्वाकर्षण है, वो ढाल के सभी गतिशील पदार्थों को सक्रिय बनाने वाला एक दिशात्मक बल होने के साथ साथ में धरातल के पदार्थों पर दबाव डालता है। एक प्रकार का बल है जो गुरुत्वाकर्षण बल, वो भी भू आकृतियों के निर्माण में महत्वपूर्ण योग्य भूमिका निभाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल, अगर गुरुत्वाकर्षण बल की बात करूँ तो ये क्या करता है कि जो वस्तु हैं, जो ढाल के सारे हैं वस्तु, उसको गतिशील, उसको सक्रिय बनाने में, एक दिशा में सक्रिय बनाने में, उसको गति देने में सहायक है गुरुत्वाकर्षण बल। इसलिए इसको दिशात्मक बल या डायरेक्शनल बल, फोर्स ज़रूर कहते हैं इसको। दिशात्मक बल बोलूँ या मैं डायरेक्शनल फोर्स बोलूँ तो एक ही बात है। तो गुरुत्वाकर्षण बल एक दिशात्मक बल है। क्यों? क्योंकि किसी ढाल पर किसी वस्तु को सक्रिय बनाने में, उसको गतिशील या उसको गति बनाए रखने में, सक्रिय बनाए रखने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ढाल के प्रवाह के रूप में, ढाल के सहारे के रूप में।
इसके अलावा ये धरती पर दबाव भी डालता है, कौन? गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे कोई वस्तु पड़ी है, पत्थर, तो उसको यहाँ पर बाहर खींचने का काम करता है, जो दबाव धरती के पदार्थों पर रखता है। तो धरती के पदार्थों पर जो दबाव डालने का काम है वो इसका काम है। दबाव मतलब स्ट्रेस, ठीक है। और अप्रत्यक्ष गुरुत्वाकर्षण प्रतिबल लहरें ज्वाला भाटा जनित धाराओं को क्रियाशील बनाता है। अगर हम देखें अप्रत्यक्ष रूप से गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो जो लहरें हैं पानी के अंदर, या जो ज्वाला मुख है, जो ज्वार भाटा है, उनकी जो धाराएं बननी हैं वो क्रियाशील इसलिए हैं क्योंकि ज़मीन में क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे बात आपको ऐसे समझो कि मान लो लहर उठी और वापस नीचे आ गई। नीचे इसलिए आई क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से लहर ऊपर गई, वापस नीचे आई। नीचे आने के साथ में ये लहरें क्या होगी? गतिशील हो जाएगी लहर, तो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। समुद्र में जो ज्वार उठा और जो नीचे गिरा वो भाटा होता है। पानी ऊपर उठा नीचे उठा, उससे लहरें बनेगी, तो उस लहरें बनने की वजह से हम कह सकते हैं उसके पीछे जो कारक हैं वो हैं गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। तो वो बल का नाम भी आपको याद करना है, समझना है, लिखना है, तो उस बात को भी आप अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसका मतलब ये वहाँ की गुरुत्वाकर्षण बल एवं जो ढाल है वो आपस में निसंदेह देखें तो गुरुत्वाकर्षण एवं ढाल पूर्णवत्ता के अभाव में गतिशील संभव नहीं है। अगर किसी वस्तु में गति है तो वो ढाल की वजह से है वस्तु में, या गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से है, और इसके अभाव में कुछ ऐसा नहीं होगा। अतः अगर देखें, अगर ये बल नहीं होंगे, ढाल पूर्णवत्ता नहीं होगी। ढाल पूर्णवत्ता मतलब ढाल खींचने की, किस ढाल, ये तो ढाल कम होता है ज़्यादा होता है, तो वो होती है ढाल पूर्णवत्ता। तो अपर्दन या परिवहन या निक्षेपण भी नहीं होगा अगर ये ढाल पूर्णवत्ता या गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल एक ऐसा बल है जिसके माध्यम से हम धरातल से संपर्क करते हैं। वो ऐसा बल है जो भूतल के सभी पदार्थों को अपने संचलन को प्रारंभ करता है। सभी संचलन चाहे वस्तु के अंदर हो या बाहर हो, सतह पर हो, वो पूर्णवत्ता के कारण घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं। जैसे जैसे ऊंचे स्तर में जाएंगे, उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब की ओर जाते हैं, उसके बाद आगे और भी करते हैं कि जैसे जैसे हम ऊंचे स्तर से नीचे की तरफ आते हैं, ऊंचे स्तर से जैसे जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर क्षेत्र होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें।